Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next test of class 12th physics. So बेटा सेशन 2021 एंड 22 का टेस्ट है. इसका मतलब जिन स्टूडेंट्स का अप्रैल में एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम, उन स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट है. सो इस पूरे लेक्चर में बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो 5 अप्रैल का आपका टेस्ट है. सो चलिए 40 मार्क्स के टोटल मार्क्स है, मतलब कि 20 क्वेश्चन है. ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स और पूरा 1 आवर का आपका टेस्ट है. अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया, आप लोग वीडियो को पॉज करके बेटा अपना टेस्ट कर सकते हैं. देन इसके आंसर्स जो हैं आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे. ठीक है जी. ये था आपका क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मॉर्निंग 9 o'clock आपको बिल्कुल मिल जाता है. सो जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पे हैं उनको ये क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग मिल गया होगा. सो चलिए इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं. सो क्योंकि ये आज ही बेटा क्वेश्चन पेपर सेंड किया गया था, सो आज के दिन ही मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग. सो आंसर इज the light from stars undergoes reflection continuously before it reach the earth. क्योंकि धरती तक पहुंचने से पहले ये बहुत बार क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगी. ड्यू टू दिस, इसी की वजह से द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट देन द इट्स एक्चुअल पोजीशन. अपेरेंट पोजीशन मीन्स जो जूठी मूठी वाली जो पोजीशन है वो क्या होगी, स्लाइटली डिफरेंट होगी. जो एक्चुअल पोजीशन होगी, एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी सी डिफरेंट होगी. ड्यू टू द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन. एटमॉस्फेरिक कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, कैसा टेम्परेचर है, डेंसिटी कैसी है, रेयर डेंसिटी है, या फिर किस तरीके का जो एटमॉस्फेयर है. दिस अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार कॉन्स्टेंटली कीपिंग ऑन चेंजिंग कॉन्टीन्यूसली. क्योंकि बेटा क्या है, हवा के अंदर बहुत सी लेयर्स हैं. अब लेयर स्टैंडर्ड नहीं है, हवा डेंसिटी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, डेंसिटी चेंज हो सकती है, टेम्परेचर हल्का फुल्का चेंज हो सकता है. सो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता जा रहा है. सो फ्लक्चुएटिंग अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार गिव राइज टू द ट्विंकलिंग इफेक्ट. जो फ्लक्चुएटिंग मतलब कॉन्टीन्यूसली जिस रिफ्रैक्शन चेंज हो रही है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो स्टार है आप लोगों को ट्विंकलिंग करता हुआ, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है. ठीक है जी. सो फर्स्ट आंसर ये है. आप लोग इसके साथ अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसके साथ हल्की फुल्की डायग्राम भी ड्रॉ करके आ सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक्स प्लेस. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरी है. नंबर 1, the ray of light incident on the interference of the two refracting medium should travel in the optical denser medium. या सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, the ray of light should be travel from denser to rarer medium. बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है. सेकेंड क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. सिर्फ क्रिटिकल एंगल तक लिख कर आओगे तब भी चलेगा. ठीक है. एंगल जो होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. लाइट, द रे ऑफ लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. क्लियर हो गया जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल. इसमें क्या है, आपको सी की वैल्यू गिवन है. सी आपको गिवन है 45 डिग्री. देन साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट. 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2. अब अंडर रूट 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो देन वी गेट अंडर रूट 2. ठीक है जी. ये आ गई आपके पास म्यू की वैल्यू. अब हमारे पास फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई वी. वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है. सो सी को एक तरफ रहने दो, वी इस तरफ ले जाओ और म्यू इस तरफ ले आओ. सो सी की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है 3 × 10⁻⁸. म्यू की वैल्यू अंडर रूट 2 की वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व करें, पुट करें, उसे 3 के साथ डिवाइड करें, वी गेट दिस आंसर. क्लियर हो गया जी. सो अपना आंसर चेक कर लो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ भी सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द मिराज. अब मिराज क्या चीज़ है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बेटा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जितना इम्पॉर्टेंट है, जिसकी उसकी कंडीशंस इम्पॉर्टेंट है, उसका रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, सिमिलरली उसकी एप्लीकेशंस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. लाइक स्टार क्यों ट्विंकलिंग कर रहा है, देन मिराज क्या है, डायमंड जो है वो क्यों इतना ब्राइटली जो है स्पार्क करेगा, एक्सेट्रा. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्टिकल फाइबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूशन. इल्यूशन में मतलब आप लोगों को सिर्फ वहम होगा. ऑब्जर्व्ड इन अ डेजर्ट एंड अ कोल्ड
रोड ऑन अ हॉट डेज, इवन जब आप कहीं राजस्थान वगैरह जाओगे वहाँ पे भी आपको मिराज हो सकता है, इल्यूशन हो सकता है। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग फ्लाईओवर पे जाते हैं, फ्लाईओवर पे जब जाएंगे सम टाइम जब बहुत गर्मियाँ हों, समर डेज़ के बीच में हमें ऐसा लगता है कि बहुत दूर जो है पानी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ ड्यू टू द मिराज। द ऑब्जेक्ट such as a tree appears inverted and the observer gets the impression as if the inverted image has been formed by a pool of water। जो आप लोगों को एक ट्री इस तरीके का नज़र आएगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा नज़र आएगा, ऑब्जर्व्ड गेट द इम्प्रेशन एज द इन्वर्टेड इमेज, जैसे कि उल्टी इमेज होगी ऐसा दिखाई देता है। सो हमें एक वहम हो जाएगा कि शायद वहाँ पर पानी है, पानी के अंदर आप लोगों को पेड़ उल्टा दिखाई दे रहा है। किस फिनोमेना की वजह से है? मिराज की वजह से। सो बाकी सारी एक्सप्लेनेशन है ड्यू टू द इंटेंस हीट, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से द सर्फेस ऑफ हीट बिकम्स क्वाइट हॉट एंड द टेम्परेचर ऑफ द एयर नियर द सर्फेस इज मैक्सिमम। सरफेस के पास, ये रही आपकी सरफेस, सरफेस के पास जो डेंसिटी है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। टेम्परेचर क्या होगा वहाँ पे? मैक्सिमम होगा। द टेम्परेचर ऑफ द अदर लेयर ऑफ द एयर गोज ऑन डिक्रीजिंग एज ऑन, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे जो एयर का टेम्परेचर है वो क्या होगा? कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। देयर फॉर डेंसिटी एज वेल एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इंक्रीज, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी मतलब रो इंक्रीज हो रही है, रो इंक्रीज होगी मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। स्लाइटली फॉर हायर लेयर्स, जैसे ही आप अपर लेयर्स पे सबसे ऊपर वाली लेयर में जाएंगे, द रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम द पॉइंट ओ ऑफ द ट्री, ओ ट्री मतलब यहाँ से इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट ट्रैवल होगी, पासिंग थ्रू द एयर ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इस लेयर की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, उससे जो नीचे वाली लेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम होगा, सिमिलरली डिक्रीज होगा नीचे की तरफ। देयरफॉर गेट रिफ्रैक्शन मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट गोज ऑन अ इंक्रीजिंग। अब क्या है? डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगा, डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो रे ऑफ लाइट होगी वो बेंड हो जाएगी। सो इसका मतलब बहुत ज़्यादा बेंड होती जाएगी, मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होती जाएगी। एट अ लेयर व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा वहाँ पर क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्ले करेगी। सो जहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, द लेयर ऑफ लाइट स्टार्ट्स ट्रेवलिंग लेयर ऑफ इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडिकेट एंड गोज ऑन अ बेंडिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। ये वाली लाइन अगर आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो। अल्टीमेटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो, अल्टीमेटली व्हेन द रे रीच द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इट अपेयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द पॉइंट आई। इस तरीके से लगेगा कि जब इस तरीके से गया तो रे ऑफ लाइट जो अपेरेंट इमेज है वो इस तरीके की होगी कि हमें उल्टी इन्वर्टेड इमेज जो है वो दिखाई देगी। सो यहाँ पर हमें इल्यूशन हो जाएगा कि मे बी यहाँ पर पूल ऑफ वाटर है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फॉर द लेंस मेकर, पहले न्यूमेरिकल रीड आउट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस? म्यू इज इक्वल टू 1.5। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज नॉट यू, दिस इज म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 है। विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, जब आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। सो सिंपल लेंस मेकर फॉर्मूले का फॉर्मूला लगाएं, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब म्यू की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 1.5, ये हमें गिवन है। अगर कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में स्टैंडर्ड वैल्यू है R1 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड R2 इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, कन्वेक्स के केस में ये है। अगर कनकेव होगा, वैसे तो कनकेव लेंस का लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पंजाब बोर्ड में नहीं है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल सम टाइम बहुत रेयर चांसेस है कि पूछ ले कनकेव वाला। देन क्या होगा? R1 की वैल्यू नेगेटिव और R2 की वैल्यू पॉजिटिव। प्लीज़ ये वाली जो टर्म है इसे लिख लो, क्योंकि ये नॉलेजेबल टर्म है, आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स इस तरीके के जो शॉर्ट ट्रिक्स है बेटा, ये चीज़ें आप साइड पे लिख लो ताकि आपके एग्जाम के अंदर आप लोगों को हेल्प हो। ठीक है, R1 क्या है? पॉजिटिव, R2 क्या है? माइनस R। जब इसके वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे R, यहाँ पे माइनस R, माइनस माइनस क्या हो गई? प्लस।
1/r प्लस 1/r दोनों को ऐड करो, वी गेट 2/r। सो इसकी जगह पर क्या आ गया, 2/r। 1.5 में से 1 माइनस किया तो 1.5, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करो, डिवाइडेड बाय 10, 5 1 5, 5 2 10, 2 के साथ 2 कैंसिल, सो 1/r। सो 1/f का आंसर कितना आ गया, 1/r। सो फोकल लेंथ कितनी होगी, r। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को सैम्पल पेपर के अंदर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीफाइंग पावर एंड रेजोल्यूशन पावर, जो आपने डिफाइन करनी है, क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमारा आंसर आया था m=-L/f0 1 + D/fe। इसे एक्सप्लेन कर दो, इसकी डेफिनेशन मतलब इसे एक्सप्लेन कर दो कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव मतलब कि f0 के ऊपर, एंड आई पीस ऑफ अ माइक्रोस्कोप मतलब कि fe के ऊपर डिपेंड करेगा। रेजोल्यूशन पावर क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, 2μ sin θ/μ, और इसे अपनी लैंग्वेज में आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपने कोई भी दो क्या लिखने थे, कंडीशंस लिखनी है कोहेरेंट सोर्सेज की। कोहेरेंट सोर्सेज के कोई भी 2 पॉइंट्स लिखने के लिए बोला गया था। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, आप लोग कोई भी 2 लर्न कर सकते हो, कोई भी 2 लिख कर आ सकते हो। 2 सोर्सेज शुड अमिट लाइट वेव कॉन्टिन्यूसली, जो भी आप सोर्स ऑफ लाइट लेंगे वहाँ से जो लाइट अमिट होगी वो क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूसली। नंबर 2, द लाइट वेव्स अमिटेड बाय द 2 सोर्सेज शुड बी द सेम वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। थर्ड, द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव अमिटेड बाय द 2 सोर्सेज शुड नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही टाइम बीतता जाएगा आपका जो फेज डिफरेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। सो नेक्स्ट पे आ जाओ, न्यूमेरिकल है हमारा यंग्स मॉडुलस का, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। उसमें उन्होंने बोला है कि जो स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली जो स्मॉल डिस्टेंस है d, वो कितनी है, 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट किया, 5 × 10⁻³ मीटर। और ये है स्क्रीन से लेके स्लिट तक की डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल D। सो कैपिटल D हमें गिवन है 1 मीटर। बीटा मतलब कि फ्रिंज विड्थ गिवन है 0.1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 0.1 × 10⁻³ मीटर। अब ये वाला 10 पॉइंट हटा दो, ये वाला पॉइंट ऊपर लेके जाएंगे तो 1 × 10⁻⁴ मीटर। सो 1 × 10⁻⁴ को डायरेक्ट लिख सकते हैं 10⁻⁴। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है लैम्डा = बीटा d/d। जस्ट वैल्यूज पुट करें, अपना आंसर्स सॉल्व करें। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एज पोलराइजिंग एंगल डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। एक बार ये क्वेश्चन हम लोग रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, डज द वैल्यू ऑफ पोलराइजिंग एंगल डिपेंड अपॉन द कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्या वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन एंगल जो है वो डिपेंड करेगी किसी भी कलर के ऊपर। सो ध्यान से क्वेश्चन रीड आउट करें। उन्होंने बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ द लाइट, मतलब म्यू डिपेंड करेगा लैम्डा के ऊपर एज अ पोलराइजिंग एंगल आपके पास क्या है, IP, डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि म्यू टैन थीटा के इक्वल है। इसका मतलब लैम्डा डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अगर म्यू लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, IP म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब लैम्डा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा IP के ऊपर। इसका मतलब इंसिडेंट एंगल जिस तरीके का होगा उस तरीके की आपकी वेवलेंथ होगी। मतलब अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट भी आपका इंक्रीज कर जाएगा, अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेगी आपका एंगल भी डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल है। उन्होंने बोला कि अलग अलग मटीरियल्स ले लो। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 मेटल्स हैं X और Y हैविंग वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने ऊपर से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ फॉल करवाई, किस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, किससे नहीं जाएंगे। सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E = hc/λ। H की स्टैंडर्ड वैल्यू है 6.62 × 10⁻34 और C की वैल्यू 3 × 10⁸। लैम्डा कितना है, 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, 400 × 10⁻⁹ मीटर। जीरोस को शिफ्ट करें, 4 × 10⁻⁷ मीटर। नाउ इट्स योर विश,
ये भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। बुक वालों ने डायरेक्ट 400 इंटू 10⁻9 ही यूज़ किया है। इसे सॉल्व करें, आपका जूल्स में आंसर आएगा। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करना है, तो लास्ट में क्या करना है, 1.6 इंटू 10⁻19 के साथ डिवाइड करें, वी गेट 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब x से ये कम है, सो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इलेक्ट्रॉन्स विल emitted बाय दिस मेटल ओनली। सो 3. अब ध्यान से देख लो, हमारे पास दो हैं, एक 2 और एक 5। एनर्जी हम लोग कितनी दे रहे हैं, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब 2 वाली मेटल से जो है इलेक्ट्रॉन्स अमिट कर जाएंगे, x में से अमिट कर जाएंगे। 5 से ये एनर्जी कम है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन अमिट नहीं होगा। नेक्स्ट है कट ऑफ पोटेंशियल क्या है और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आप लोग ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। सिमिलरली बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। वेलोसिटी आपको गिवन है 6 इंटू 10⁵। आप लोगों ने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। सो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई mv। h स्टैंडर्ड वैल्यू है, जस्ट आप वैल्यू पुट करें। m की जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी हमें गिवन है 6 इंटू 10⁵। जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, सॉल्व करें, चाहे आप मीटर में सॉल्व करें, चाहे आप ऑंगस्ट्रॉन में इसे कन्वर्ट कर दें, डजेंट मैटर, ठीक है। मीटर भी ठीक है और ऑंगस्ट्रॉन भी ठीक है। नेक्स्ट है डी ब्रॉगली रिलेशन में उन्होंने बोला कि वेवलेंथ जो है वो सेम है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है दैट इज सेम। सो फाइंड आउट करना है कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सबसे पहले हमें लैम्डा पता है, लैम्डा किसके इक्वल है, h डिवाइडेड बाई mv, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पैर में डाल दो, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पैर में डाल दो। अब गिवन है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लैम्डा ई जो लैम्डा पी के इक्वल है, बोथ आर इक्वल। इसका मतलब ये वाली टर्म इस वाली टर्म के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। जैसे ही टर्म इक्वल आई h के साथ h कैंसिल, सो दिस टर्म इक्वल्स टू द दिस टर्म। आगे इतनी टर्म, अब मास वाली टर्म एक तरफ और वेलोसिटी वाली टर्म एक तरफ। सो एम पी के नीचे एम ई और वेलोसिटी p नीचे ले आओ। अब ध्यान से देखो, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है एज़ कंपैरेटिव टू द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, प्रोटॉन की। मास किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का। इसका मतलब इसके बिल्कुल सामने कौन है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की। क्लियर हो गया, सिंपल सा है। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप लोग स्किप मत करके जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लो कि क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट अप्रोच। अब हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के पास जब हम लोगों ने कोई भी इस तरीके को कोई हाई एनर्जी पार्टिकल लेकर आए, कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल, वो बिल्कुल इसके नज़दीक से इस तरीके से वापस चला जाएगा। ये कितना दूरी से यहाँ से वापस टर्न हो गया, दैट इज़ द क्लोजेस्ट अप्रोच। At large distance from the nucleus and alpha particle has zero potential energy। alpha particle की potential energy कितनी है, zero। as the alpha particle move towards the center of the nucleus, जैसे ही alpha particle center of nucleus की तरफ जाएगा, its kinetic energy decreases, kinetic energy decrease हो जाएगी and appears as the potential energy। so हमें एंड तक जाते जाते क्या हो जाएगा, रेस्ट की पोजीशन में आएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। इट गोज़ बैक ऑन रीचिंग अप टू अ डिस्टेंस आर नॉट डिस्टेंस जो अभी मैंने शो किया था, ये छोटा सा डिस्टेंस बच जाएगा, दैट इज़ द आर नॉट, वेयर इट्स काइनेटिक एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। जहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में। दिस मिनिमम डिस्टेंस आर नॉट टू विच द अल्फा पार्टिकल मूव्स अप टू द न्यूक्लियस इज नोन एज अ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो उसे हम लोग क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे। नेक्स्ट रदरफोर्ड की जो पॉस्टुलेट्स हैं दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, आप लोगों ने +1 में भी पढ़ी है, +2 में भी पढ़ी है, सो सेम है, आप लोग इसे एक बार देख लेना। नेक्स्ट है न्यूक्लियर साइज। क्वेश्चन इज वाई इज़ द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मोर देन द एटम। एटम से ज़्यादा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एटम के अंदर है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा क्यों है। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। The size of the nucleus is of the order of 10⁻⁻14 meter and it is made of protons and neutrons only। जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ कितना है, 10⁻⁻14,
और वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ऑन द अदर हैंड साइड, दूसरी तरफ देखा जाए, साइज ऑफ एटम कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज बाय अ लार्ज, वेरी लार्ज फैक्टर, बहुत ज़्यादा लार्ज फैक्टर के साथ ये इंक्रीज करेगा। इट्स मास इंक्रीजेज ओनली बाय अ स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट के साथ इसका जो मास है वो इंक्रीज कर सकता है। सिर्फ इसी वजह से जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेरेटिव टू द एटम। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सरेज और गामा रेज के बीच में हमें कोई डिफरेंस लिखना है। कोई भी 2 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स आप लोग लिख के आएंगे तो डेफिनेटली आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है कि जो गामा रेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं एज़ कम्पेरेटिव टू द, जो उसकी वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कम्पेरेटिव टू द एक्स रेज। पेनिट्रेटिंग पावर जो है गामा रेज की बहुत ज़्यादा हाई है, आयोनाइजेशन पावर गामा रेज की बहुत ज़्यादा स्मॉल है। सिमिलरली ओरिजिन ऑफ एक्स रेज आर ड्यू टू द अटोमिक डी एक्साइटेशन, वाइल द जो एक्स रेज हैं वो न्यूक्लियर डी एक्साइटेशन से मिलके बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में से इस तरीके का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से हैंडल करना है। उन्होंने बोला ए की वैल्यू कितनी है, 180 एंड 72। सबसे पहले आपने यहाँ पे नंबर लिखना है और A4 तक पहुँचना है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास मेन नंबर है, जब इसमें से अल्फ़ा पास होगा क्या बनेगा, बीटा होगा, देन क्या होगा, फिर अल्फ़ा होगा, देन अगेन बीटा। आप लोगों को लॉज याद होनी चाहिए कि गामा है तो कोई चेंजेस नहीं आएगी, अल्फ़ा है तो एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, एक्सेट्रा। ठीक है, सो सबसे पहले आप इसके नंबर्स लिख लो 180 और 72 जो हमें गिवन है। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल जैसे ही इसमें से जाएगा इसका मतलब 2He होगा, बीटा मीन्स एक इलेक्ट्रॉन होगा और जो इसका एटॉमिक नंबर है उसमें 0, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब अल्फ़ा जाएगा, अल्फ़ा में से क्या होगा, एटॉमिक नंबर में 2 कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो गया, और मास नंबर 4 डिक्रीज़ हो गया। अब जैसे ही उसमें बीटा जाएगा, बीटा का मतलब मास नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज़ कर जाएगा, 70 से बन गया 71। अगेन अल्फ़ा जाएगा, अल्फ़ा के बाद अल्फ़ा ने क्या करना है, मास नंबर को 4 टाइम्स डिक्रीज़ कर देना है, मतलब 176 में से 4 माइनस कर दो, 172 आ गया। और जो आपका 71 है उसमें से 2 नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा, सो आ गया 69। अब गामा में क्या होगा, गामा में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, ना एटॉमिक नंबर में ना ही मास नंबर में, सो इट शुड बी सेम। ठीक है, देखा बहुत सिंपल और इजी है। सो इस तरीके की कोई भी रिएक्शन आप लोग स्किप करके ना जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एनर्जी लेवल एंड एनर्जी बैंड। चाहे आप इसकी डेफिनेशन लिख दें और उसके साथ एग्जांपल दे दें या फिर लाइन बनाकर लिख दें। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, डिप्लेशन रीजन और आपने पोटेंशियल बैरियर के बारे में बताना है। सो ये है आपका वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एक्सेट्रा, मतलब फर्मी बैंड क्या है। सो इस तरीके से आप लोग एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है आपकी कि पीएन जंक्शन में डिप्लेशन रीजन लेयर किस तरीके से बनेगी और बैरियर पोटेंशियल किस तरीके से बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छोड़कर बिल्कुल मत जाना। ठीक है सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, मैक्सिमम शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।